नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राजनीति के इस विशेष विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले 48 से 72 घंटे भारतीय राजनीति में जो कुछ चला उसे समझना और उसके मायने जानना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। भारतीय लोकतंत्र में जब जनतांत्रिक मूल्यों को लेकर के पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक चर्चा हो रही है, तब चाहे आम आदमी हो, सड़क पर बैठा या रेहड़ी खोमची पर काम करने वाला आदमी या कोई इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, हर व्यक्ति इस बात की चर्चा कर रहा है कि भारतीय जनतंत्र में सहमति और असहमति के रास्ते पर जो जनमत बनाया जाता है, उस जनमत को बनाने का जो तौर तरीका जनतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होना चाहिए, वास्तव में क्या वह वजूद में है? क्या जो कुछ भी चल रहा है उससे भारतीय लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हो रहे हैं या उनका महत्व बढ़ रहा है? और वह भी इस स्थिति में कि जब भारतीय जनतंत्र की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री किसी भी वैश्विक मंच या भारत के किसी भी मंच से जब वो ये कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तब इन मूल्यों की, इन बातों की सहमति और असहमति पर खड़े, दो राहे पर खड़े पक्ष और विपक्ष के तौर तरीकों पर चर्चा होती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि पिछले 72 घंटे बहुत मौजू रहे और आज जब हम आपसे राजनीति के इस विशेष विश्लेषण में जब चर्चा कर रहे हैं, तब ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2024 के संदर्भ में उसी के आईने में भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों सहित संसद से लेकर के सड़क तक पक्ष और विपक्ष के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसकी चर्चा की जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से कुछ ही देर में जब राहुल गांधी संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे और एक बार मोदी गवर्नमेंट के 9वें साल के इस कार्यकाल में जब इस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की बात की जा रही है और उसके पहले ही जिस तरीके से दिल्ली के मुद्दे पर 131 वोटों से अरविंद केजरीवाल सहित विपक्ष के, संयुक्त विपक्ष के उस प्रयास को सत्ता पक्ष में धराशायी कर दिया, उसके बाद उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया, उस पर उसके मुखिया अर्थात प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव के पहले जब भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से, सरकार के नुमाइंदों से वो एक तरीके से सुबह संवाद करते हुए नजर आए, तब उन्होंने कहा कि सेमीफाइनल जीत लिया है, फाइनल भी हम भी जीते। एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से जो बातें अब प्रधानमंत्री की तरफ से या विपक्ष के किसी धड़े की तरफ से, INDIA अर्थात इंडिया के किसी नेता की तरफ से कही जा रही है, तो उसके मायने साफ हैं। अर्थात सत्ता पक्ष और विपक्ष में कौन मजबूत है और कौन 2024 की लड़ाई में पटकनी देने की स्थिति में है, अगर उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके ताकत की परख की जाती है, तो या तो सड़क पर और या तो संसद में। और अभी जबकि शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें कई महत्वपूर्ण बिल पास हुए और जैसा कि सोमवार को ही दिल्ली के मुद्दे पर देर रात चर्चा के बाद बहुत ही गहमागहमी के बीच जिस तरीके की चर्चा हुई और चर्चा के बाद दिल्ली के संदर्भ में केंद्र की तरफ से लाया गया बिल पास हुआ और पूरी तरीके से एक तरह से आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चल रही दिल्ली सरकार के पर पूरी तरह से काट दिए गए। और सत्ता पक्ष ने जब कांग्रेस की ओर इशारा किया कि ये सब कुछ तो आपका ही विचार है, आपकी ही प्रस्तुति है, उसी को अगर हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम लोकतंत्र पे हमला कहां कर रहे हैं, इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं था। हालांकि INDA के झंडे तले बहुत ही बढ़िया तरीके से ताकत दिखाने की कोशिश की गई और उसमें उनको कुछ हद तक सफलता मिली, क्योंकि 31 वोटों से ही जीत मिली है। लेकिन इसको प्रधानमंत्री ने अगर बताया कि ये सेमीफाइनल हमने जीत लिया और अंतिम मौके पर हमें छक्का मारना है। देखिए, भारतीय राजनीति में जीत और हार का जो तौर तरीका है वो क्रिकेट का भी अंदाज उसमें शामिल कर लिया गया और टेस्ट मैच या वनडे नहीं,
बल्कि 2020 के अंदाज में अब राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं। मायने साफ हैं कि 2024 से पहले जो कुछ भी हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की ताकत की परख, आकलन और उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सवाल है कि जब संसद में मणिपुर के मुद्दे को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के पहले जिस तरीके की बात भारतीय जनमानस इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में उठा रहा है, अब यह देखना होगा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है उस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के तरफ से आह्वान किए गए चर्चा पर जब विपक्ष सामने संसद में चर्चा किया ही नहीं, उस पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के मायने आप समझ सकते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव पर जब गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे होंगे तब भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर के जो कुछ बातें कही गई, उन बातों के संदर्भ में अगर गृह मंत्री या केंद्र का कोई भी मंत्री ये बार बार विपक्ष से आह्वान करता रहा कि संसद की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप न किया जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जितनी चर्चा मणिपुर में हुए अराजकता को लेकर के, वहां जो भी अमानवीय कृत्य किए गए जिसके भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा में कम से कम भर्त्सना के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता, उस पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं किया। इसके मायने सत्ता पक्ष की तरफदारी नहीं, बल्कि सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का मूल्य तो तब और बढ़ता जब संसद में मणिपुर पर चर्चा हो गई होती और विपक्ष ये सवाल उठाता कि इस चर्चा में सब कुछ अधूरा है। हम पूरे सत्र में मणिपुर के इस मुद्दे पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, वहां पर जातीय दंगे फैले और मणिपुर सहित पूरा पूर्वोत्तर एक तरीके से फिर अराजकता के आगोश में जा रहा है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन विपक्ष वो भी नहीं कर पाया। और ऐसे में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और गुरुवार को प्रधानमंत्री उस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे, तब वो साफ साफ यह बात कहेंगे जो वीके न्यूज आपके सामने पहले ला रहा है कि संसद के इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है उसकी चर्चा पूरे सत्र में न होकर के अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान हुई, और सिर्फ इस बात के लिए कि प्रधानमंत्री उस पर वक्तव्य दें। जबकि देश के गृह मंत्री जो इन घटनाओं के लिए केंद्र के स्तर पर पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं, वो चर्चा के लिए पहले दिन से तैयार होते रहे, लेकिन न तो उनको सवाल उनसे किया गया, न उनसे सवाल का जवाब लिया गया और न तो चर्चा को आगे बढ़ाया गया। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब दिल्ली के मुद्दे पर जो बिल पास हुआ है, उस बिल पर पास होने के बाद INDA की जो ताकत का परीक्षण करने की कवायद की गई, उसमें मिली हार के बाद यह दिखा दिया कि संसद को जिस तरीके से INDA की सम्मिलित और समवेत ताकत का जो अखाड़ा बनाया गया, उस अखाड़े में INDA हार गया और इसलिए सेमीफाइनल सत्ता पक्ष ने जीत लिया। और फाइनल इसलिए छक्का मारेगा, प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि हम अंतिम गेंद पर छक्का मारेंगे, क्योंकि गुरुवार को प्रधानमंत्री जब इस मुद्दे पर जवाब दे रहे होंगे तब INDA को मजबूत करने के नाम पर जिस तरीके से संसद का सहारा लिया गया, विपक्ष ने उसका सहारा लिया, उसको भी तार तार कैसे किया गया, कैसे उसका कुत्सित प्रयास किया गया, प्रधानमंत्री अपने जवाब में इसका जिक्र जरूर करेंगे। और इस बात का भरोसा, क्योंकि प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति में पिछले 9 सालों में जिस तरीके से मूल्यांकन करते हैं और परीक्षण करने के बाद जनमत का जो आग्रह होता है, उसकी जो चाहत होती है, वो समझ लेते हैं। इसलिए संसद को भी वो एक माध्यम बना करके पूरे देश के साथ संवाद करके वो ये कहने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम सार्वजनिक सभाओं से लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह सिर्फ INDA के बैनर को मजबूत करने, विपक्ष के एकता को मजबूत करने के लिए भारतीय राजनीति में सरकार के कार्य को इस तरीके से बाधित किया जा रहा है, इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मिसाल पिछले 2-3 दशकों में नहीं मिलती।
भारतीय राजनीति में या संसदीय परंपराओं में विरोध करना या किसी कार्रवाई को ठप कर देना, इसके ढेरों सारे मिसाल मिलते हैं। लेकिन जिस तरीके से विभिन्न मंचों का और खास करके सरकारी मंचों का, सरकारी संस्थानों का सहारा लेकर के पूरी कार्रवाई को ठप करने की कोशिश की गई, उसका भी जवाब प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देंगे। और शायद इसीलिए उनको पूरा भरोसा है कि अंतिम गेंद पर वो जो छक्का मारा गया है उसका 140 करोड़ देश की जनता पर प्रभाव पड़ेगा। और इसीलिए क्योंकि संसद के सत्र के बाद सिर्फ 1 या 1.5 ऐसे सत्र हैं जो संसद 2019 के चुनाव में, आप कह सकते हैं कि इस सत्र के बाद सिर्फ 1.5 सत्र ऐसे बचेंगे जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। और उसके पहले प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों से जब भारतीय राजनीति में 2024 के चुनाव का पूरा एजेंडा तय कर चुके हैं और उस एजेंडे के तहत संसद में अविश्वास प्रस्ताव के पहले प्रधानमंत्री ने जिन 4-5 मुद्दों का जिक्र किया, वो चर्चा पिछले 4 दशकों पर हो रही। और पहली बार है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार सत्ता पक्ष उन एजेंडों पर, उन मुद्दों पर बात कर रहा है जो भारतीय राजनीति में या भारतीय लोकतंत्र में जब से हम आजाद हुए हैं उसके बाद हमारी व्यवस्था को घुन की तरह खाया जा रहा है। अर्थात परिवारवाद, भ्रष्टाचार और इस तरीके से तदर्थवाद और निहित स्वार्थों के लिए एक दूसरे के नीतियों को जाने बगैर, सिद्धांतों को जाने बगैर या जाने समझते हुए सिर्फ सत्ता से किसी को हटाने के लिए समझौतावादी जो रवैया है, इन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने इसलिए किया क्योंकि सबसे बड़ा प्रहार उन्होंने भ्रष्टाचार पर किया। और देश में विकास की जो दूरगामी रणनीति होती है उसके तहत भारतीय राजनीति में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहते हुए जो प्रधानमंत्री अगले तीसरे टर्म में आने का पूरा भरोसा रखता हो और ऐलान करता हो तमाम देश के बुद्धिजीवियों के सामने कि भारतीय राजनीति में अगर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी तो भारत की इकोनॉमी तीसरे स्तर पर होगी। और उसके लिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ये मोदी करके दिखाएगा। और दूसरी बार घुन की तरह व्यवस्था पर प्रहार करने वाले या उसको खा जाने वाले दीमक की तरह जो ये भ्रष्टाचार है उस पर जब भी मौका मिलेगा वहां पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संसद से लेकर के सड़क तक विपक्ष के एकता के नाम पर और विपक्ष को प्रताड़ित करने के नाम पर अगर मुद्दे उठाए जाते रहेंगे तो इससे प्रधानमंत्री के मुताबिक वो पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि उनको 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद प्राप्त है और इस आशीर्वाद के जरिए वो कोई भी निर्णय लेने के लिए स्थिति में हैं और उसके लिए वो तैयार हैं। और शायद अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के पहले जिस तरीके से संसदीय दल के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने अंतिम गेंद पर छक्का मारने की बात कही है, उसका मतलब अब समझ लेना चाहिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर न सिर्फ, और वो स्पष्ट है कि न सिर्फ सरकार जीतेगी बल्कि मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा करते हुए इस देश में जिस तरीके से 2024 के पहले राजनीति को पूरी तरीके से फिरका परस्तों के हाथ में देने की कवायद की जा रही है, जिस तरीके से भारतीय राजनीति में 2 धड़े बनते हुए चल रहे हैं और वोटों का केंद्रीकरण किया जा रहा है, उस पर भी प्रधानमंत्री प्रकाश डालेंगे। और ये देश के राजनीति की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो सवाल पिछले 3 दशकों से विपक्ष उठाता रहा है, उन सवालों को प्रधानमंत्री न सिर्फ उठा रहे हैं विभिन्न मंचों से, और जिसका जिक्र वो संसद में गुरुवार को भी करेंगे, और वो ये है कि किस तरीके से विपक्ष मोदी को हटाने के नाम पर कुत्सित प्रयासों के तहत देश में 2024 के पहले अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है, उसका भी वो उदाहरण देंगे। और उदाहरण देने के साथ उन्हें पूरा भरोसा है कि उससे जनता तारुफ रखेगी और जनता उससे सहमत होगी, और सहमति के साथ साथ असहमति के वो जो पक्ष होंगे, प्रधानमंत्री तो ऐसा मानते हैं कि वो उसे स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने के बाद जो जनमत तैयार होगा 2024 का स्पष्ट जनादेश
वो प्रधानमंत्री को मिलेगा, ये वो भरोसा है। और इस भरोसे के पीछे पिछले 9 सालों के प्रधानमंत्री और उनके सरकार की कोशिशें हैं, और उन कोशिशों का जो डाटा विभिन्न मंचों के माध्यम से, यहाँ तक कि सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से, हालांकि इसकी चर्चा होनी चाहिए या नहीं ये एक दूसरा मुद्दा है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये सरकार का, प्रधानमंत्री का, केंद्रीय मंत्रिमंडल के नेताओं का पूरा आत्मविश्वास और भरोसा है। और इस भरोसे के पीछे उन्हें अपने जीत के प्रति जो आश्वस्ति का भाव दिख रहा है, उसमें नवगठित आईएनडीए किस तरीके से आगे जा करके प्रधानमंत्री के विजयी रथ को रोकने का प्रयास करेगी, उन प्रयासों में जो कुछ भी किया जा रहा है उसके प्रति भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों और स्पष्ट या निरपेक्ष भाव से हम जिस तरीके से उसका मूल्यांकन करने की कवायद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष सरकार के सामने प्रस्तुत हो, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लेकिन इस लोकतंत्र की मजबूती में सरकार के अच्छे प्रयासों की सराहना होनी चाहिए, विपक्ष के उन प्रयासों की सराहना होनी चाहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए भारतीय जनतंत्र में जो कुछ ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो जनता भी समझ रही है, शायद विपक्ष या पक्ष के नेता उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में पूरी तरीके से जनता कितनी सतर्क है और कितनी सजग है, शायद ये सत्ताधारी या विपक्षी दल के नेता अभी फिलहाल समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन 2024 में जब ईवीएम पर उंगली जाएगी और स्पष्ट जनादेश आ जाएगा, तो इसके मायने साफ समझे जा सकते हैं। और शायद प्रधानमंत्री ने इसीलिए पहले ही कह दिया कि अंतिम गेंद पर हम छक्का मारेंगे। लेकिन बड़ी बात कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो शुरुआत राहुल करेंगे। वो राहुल जो कोर्ट से पूरी तरीके से उनको जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया और जिस तरीके से उन्होंने राहत प्राप्त किया, उसके बाद एक बार फिर संसदीय कार्यवाही में भाग लेते हुए प्रधानमंत्रियों को वो नीतियों के आधार पर घेरते हैं या सिर्फ मोहब्बत की दुकान चला करके भारतीय जनतंत्र में सत्ताधारी दल को घेरने का प्रयास करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल भारतीय राजनीति की दिशा और दशा किस तरफ जा रही है और जाने वाली है, वीके न्यूज ने उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की। आप इस बात से कितना सहमत हैं, हमें जरूर बताने की कोशिश करें और कमेंट करिए। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।